गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब तक मैं संविधान के लगभग 14 लेक्चर बना चुका हूँ। अब ये जो मेरा आपके सामने है ये 15वां लेक्चर है, भाग 1। मैंने संविधान के स्रोत और कमेटियों की चर्चा नहीं की, क्योंकि मुझे इतना पता है कि ये बातें आप लोग जानते होंगे कि संविधान में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं और कमेटियाँ कौन थी, संघ समिति या राज्य समिति, प्रारूप समिति में कितने लोग थे। इन सब चीज़ों को आप अपने किसी भी वन लाइनर बुक में देख लीजिए। ज़्यादातर मेरा जो अध्ययन है वो किसी वन लाइनर की तरह नहीं है, इसमें सब्जेक्टिव चीज़ें ज़्यादा है। हाँ, लेकिन मैं सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव भी कवर कर रहा हूँ, ये आपको पता है। हालांकि कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि थोड़ा सा लेक्चर का लेवल सिविल का है, लेकिन मैं बता दूं कि ये लेक्चर का लेवल सिविल या एसएससी का नहीं है, ये वास्तव में ऐसा है ही। मैं चाहता हूं कि मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाऊं पूरी समझ के साथ पढ़ाऊं। जिस तरह मैं संविधान पढ़ा रहा हूं उसी तरह से मैं भविष्य में इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी चीज़ें पढ़ाऊंगा। और अगर आप मेरे इन सब वीडियो को लेक्चर का नोट बनाते हुए चलेंगे तो आपको, मैं बार बार कह रहा हूं, विशेष रूप से फायदा मिलेगा। तो आज मैं संविधान का भाग 1 शुरू करने जा रहा हूं। भाग 1 के अंतर्गत हम उन सभी प्रश्नों को भी चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं मेंस की दृष्टि से जरूरी होते हैं कि भारत संघ है, भारत को फेडरेशन क्यों नहीं कहा जाता है, भारत नाशवान राज्यों का अविनाशी संघ है तो अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं मैं उन सब की यहाँ व्याख्या करूँगा कि भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद में क्या अंतर है, भारतीय संघवाद किस प्रकार कनाडा के संघवाद से समानता रखता है, और भाग 1 क्या है, अनुच्छेद भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 क्या है। इन सारी चीज़ों की मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि ये मेरे सभी लेक्चर व्याख्यात्मक होते हैं और आप इनको नोट्स के साथ बनाते चले, और जो भी मैं प्रश्न दूँ उसका उत्तर आप जरूर दीजिए। मेरा उद्देश्य ये है अपनी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कि आपको एक पूरी तरह से सिविल सेवा या सिविल सर्विसेज की तैयारी को परिपूर्ण कराना और साथ में एसएससी भी कवर करना, क्योंकि जब मैं लेक्चर को अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो उसमें एसएससी भी कवर हो जा रहा है। थोड़ा सा अपने दिमाग को विस्तृत कीजिए, वन लाइनर स्टडी की तरफ मत सिमटे रहिए। भले ही चीज़ें एक बार में ना समझ में आए, 2-3 बार में समझ में आएंगी, लेकिन एक बार आप समझ गए तो आप भविष्य में कॉन्सेप्ट के साथ हर चीज़ों का जवाब देने के लायक रहेंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। तो इस तरह से मैं संविधान के साथ साथ ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, इन्वायरमेंट भी पढ़ाऊंगा। साइंस में नहीं पढ़ा सकता और ना ही इकोनॉमिक्स, हालांकि इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन इकोनॉमिक्स आपको अरविंद सर पढ़ाएंगे। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं आपसे यहाँ पर कहूँगा कि अब आप मेरे इस लेक्चर 15 को देखिए और मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आज हम संविधान के भाग 1 की चर्चा करेंगे और भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अब आपके सामने ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है, इंडिया इज़ दैट भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर जरा आप यूनियन शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संघ शब्द का वर्णन तो संविधान में नहीं है, लेकिन यूनियन शब्द पर विशेष जोर दिया गया है। तो भारत, इट मीन्स इंडिया इज़ दैट भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ कहा गया है भारत को। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना होगा, यूनियन और फेडरेशन 2 चीज़ें होती हैं। हिंदी में तो हम संघ कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में यूनियन और फेडरेशन है। हिंदी में संघ कहने से कन्फ्यूज़न होगा, तो आप यूनियन शब्द पर विशेष ध्यान दीजिए इंग्लिश के, क्योंकि संघ के लिए हम लोग इंग्लिश डिक्शनरी में यूनियन, फेडरेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। भारत को हम यूनियन ऑफ स्टेट बोल सकते हैं, लेकिन फेडरेशन नहीं कह सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जब फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, यूनियन का मतलब भी संघ होता है, तो यूनियन और फेडरेशन में क्या अंतर है? तो पहले हम यूनियन और फेडरेशन में अंतर समझेंगे। देखिए,
यूनियन क्या होता है कि यूनियन में राज्य स्वेच्छा से शामिल होते हैं, यानी कि यूनियन में राज्य अपनी इच्छा से शामिल होते हैं, जबकि फेडरेशन में समझौता होता है। फेडरेशन का सबसे अच्छा उदाहरण यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। यूएसए में जो है वो वहाँ का ढांचा फेडरेशन पर आधारित है, यानी कि जब ब्रिटिश शासन से यूएसए मुक्त हुआ था तब वहाँ के राज्यों ने आपस में मिलकर के समझौता किया था और यूएसए बनाया था, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। लेकिन भारत के राज्यों ने ऐसा कोई समझौता नहीं किया, वो स्वेच्छा से भारतीय यूनियन में शामिल हुए। अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमने यूनियन शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि भारत में जो यूनियन है वो किसी राज्यों के समझौते से नहीं बना है। भारत का जो यूनियन है वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। अर्थात जब कोई राज्य एक बार संघ में यानी यूनियन में शामिल हो जाए तो वह चाह कर भी अलग नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई राज्य एक बार इंडियन यूनियन में आ गया तो वो अलग नहीं हो सकता, जबकि फेडरेशन में राज्य समझौता तोड़कर अलग हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फेडरेशन में राज्य जो है समझौता तोड़कर अलग हो सकते हैं। यूनियन में केंद्र पावरफुल होता है, स्टेट को थोड़ी कम शक्तियाँ होती हैं, जबकि फेडरेशन में स्टेट पावरफुल होता है, केंद्र को कम शक्तियाँ होती हैं। इस प्रकार यहाँ पर आपने देखा कि मैंने अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ये बताया कि इंडिया इज़ दैट भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि वास्तव में ये संघात्मक शासन होता क्या है। यहाँ पर एक प्रश्न है कि भारत का संघीय शासन अमेरिका के संघीय शासन से समानता रखता है या कनाडा के संघीय शासन से। तो अब हमें पहले यहाँ पर यह समझना होगा कि संघात्मक शासन का मतलब क्या है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, संघात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता शक्तियों का विभाजन है। यानी कि जो भी संघात्मक प्रणाली होती है उसमें शक्तियाँ बटी होती हैं केंद्र और राज्य के बीच में। यानी कि संघात्मक शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है। अर्थात यहाँ दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, दो प्रकार की सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसको ध्यान रखिएगा कि संघात्मक शासन की विशेषता में दो प्रकार की सरकारें होती हैं, केंद्र और राज्य सरकार, क्योंकि शक्तियाँ केंद्र और राज्य में बटी होती हैं। दोनों सरकार अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करती हैं। ध्यान रखिएगा कि दो प्रकार की सरकार होती हैं संघात्मक व्यवस्था में, केंद्र और राज्य सरकार, लेकिन इन दोनों सरकारों को शक्तियाँ प्रदान करने वाला संविधान एक होता है। यानी कि भारतीय संविधान एक है, किसी राज्य या केंद्र का कोई अलग संविधान नहीं है। और केंद्र सरकार राज्य सरकार को दोनों को अपनी शक्तियाँ इसी संविधान से मिलती हैं। और अगर दोनों के बीच कोई विवाद हो जाए, दोनों के बीच विवाद का मतलब अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद हो जाए तो उसको सुलझाने के लिए संघात्मक व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। यानी कि अगर स्टेट और सेंटर में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है इस मुद्दों को, उनके आपसी मुद्दों को सुलझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर आपको संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता बताई। अब हम देखेंगे कि अगर अमेरिकी संघवाद को देखा जाए तो अमेरिकी संघ राज्यों के आपसी समझौते से बना है। याद रखिए, फेडरेशन है इसीलिए आपसी समझौते से बना है। अर्थात स्वतंत्र राज्यों ने आपस में समझौता करके यूएसए बनाया और इस संघ में प्रत्येक राज्य का अपना संविधान होता है। अर्थात यूएसए के प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है और प्रत्येक राज्य में गवर्नर होता है।
और इन गवर्नर का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। अब आप जरा यहाँ भारतीय संविधान से तुलना कीजिए कि भारतीय संविधान में भी राज्य सरकार होती है, लेकिन यूएसए से अंतर इस बात में है क्योंकि हमारे यहाँ राज्य का अपना संविधान नहीं है, यूएसए के तो राज्य का अपना संविधान है। और दूसरा अंतर ध्यान रखिएगा कि यूएसए में जो राज्य का गवर्नर होता है वह जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ राज्य का गवर्नर जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है, बल्कि उसकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब देखिएगा, एक अविशिष्ट शक्तियाँ होती हैं जिनको हम रेजिडुअरी पावर कहते हैं। अब सवाल है अविशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जिसे हम संघ सूची को यूनियन लिस्ट बोलते हैं, राज्य सूची को स्टेट लिस्ट बोलते हैं, समवर्ती सूची को कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। एक और होता है अविशिष्ट मुद्दे, जिनको हम इंग्लिश में रेजिडुअरी इश्यूज़ कहते हैं। तो अविशिष्ट मुद्दे देखा जाए भारतीय संविधान में केंद्र सरकार के हाथों में होते हैं। यानी अविशिष्ट मुद्दे वो मुद्दे होते हैं जो ना तो संघ में है ना ही राज्य में है। यानी कि अगर कोई ऐसा मुद्दा जो ना तो संघ सूची में हो ना ही राज्य सूची में हो, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। ये हमारे यहाँ है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि वहाँ का जो अविशिष्ट शक्तियाँ हैं, यानी वहाँ का जो रेजिडुअरी पावर है वो राज्यों के हाथ में है। यानी कि अगर कोई ऐसा इशू आता है जो ना तो यूनियन लिस्ट में है ना ही स्टेट लिस्ट में है, तो उस पर अमेरिका में कानून स्टेट बनाएगा। हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ क्या है, अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है जो ना यूनियन लिस्ट में है ना ही स्टेट लिस्ट में है, तो उस पर कानून राज्य नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। अमेरिका में संघ और राज्य के बीच नागरिकता का भी अलग अलग विभाजन है। मतलब वहाँ पर केंद्र संघ की अलग नागरिकता है और राज्य की अलग नागरिकता है, इसीलिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। हमारे यहाँ ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ चाहे संघ हो चाहे राज्य हो, एक ही नागरिकता है। तो अमेरिका में के हर राज्य में अलग अलग नागरिकता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे यहाँ आप देखते हैं किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन करना उस राज्य सरकार के हाथ में नहीं होता। लेकिन अमेरिका में क्या व्यवस्था है कि अमेरिका में राज्य के नाम तथा भूभाग में कुछ भी परिवर्तन करना हो, यानी कि राज्यों का नाम बदलना हो, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना हो, तो राज्यों की सहमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। समझे ना? हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ राज्य का नाम बदलने के लिए, यानी कि यूपी से उत्तराखंड बना, इसके लिए यूपी की सहमति की ज़रूरत नहीं थी, वो तो सीधे केंद्र सरकार के हाथ में है। लेकिन अमेरिका के अगर राज्य की सीमा में नाम में परिवर्तन करना हो तो वहाँ बिना उनके राज्य के सहमति के ये संभव है ही नहीं। अमेरिका में राज्य संघ से अलग हो सकते हैं, यानी कि वहाँ के जो राज्य हैं वो फेडरेशन से अलग हो सकते हैं। चूँकि समझौते से बने हैं तो जब चाहे समझौता तोड़ करके अलग हो सकते हैं। इसलिए अमेरिकी संघ के लिए यह कहा जाता है कि यह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। जबकि भारत में देखा जाए तो भारत में ये कहा जाता है कि भारत में किसी राज्य क्षेत्र को यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत हमने यूनियन शब्द का प्रयोग किया, फेडरेशन का नहीं। यहाँ राज्य किसी आपसी समझौते से नहीं आए हैं कि जब मन चाहे तब अलग हो जाए। कल को अरुणाचल प्रदेश कह दे मैं चीन में जाना चाहता हूँ, या जम्मू कश्मीर कह दे पाकिस्तान में जाना चाहता हूँ, तो वो संभव नहीं है। इसीलिए हम यूनियन हैं, ना कि फेडरेशन। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि संविधान के अंतर्गत किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की कोई गारंटी नहीं है। अर्थात किसी भी राज्य की सीमा या उसके बॉर्डर को लेकर के कोई अखंडता की बात नहीं है। अखंड भारत है, लेकिन राज्यों की अखंडता की कोई बात नहीं है, क्योंकि संसद किसी राज्य क्षेत्र की सीमा, नाम एवं भूभाग में जब चाहे तब परिवर्तन कर सकता है। किसी राज्य को 2 भागों में बांट सकता है, राज्य का नाम बदल सकता है, सीमा बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए भारत को नाशवान राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। याद रखिएगा, अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जबकि भारत नाशवान राज्यों का अविनाशी संघ है कि राज्यों के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं है।
इस प्रकार मैंने अब तक अनुच्छेद 1 की व्याख्या की। इसमें कही गई बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और ये हर जगह आने वाले लेक्चर में, अभी जो मैं इस भाग के अन्य अनुच्छेद को पढ़ाऊंगा तो उसमें जितनी बातें अब तक बताई हैं उसका इस्तेमाल होगा। अब तक देखा कि मैंने यहाँ पर अमेरिकी संघवाद की तुलना भारतीय संघवाद से की। आपने देखा कि दोनों में कितना अंतर है, यानी कि अमेरिका का संघवाद भारतीय संघवाद से बिल्कुल अलग है। अब हम कनाडा के संघवाद की बात करेंगे। देखिए, कनाडा के संविधान में भारत की तरह यूनियन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, फेडरेशन का नहीं। अर्थात कनाडा में संघ के लिए फेडरेशन का नहीं, यूनियन का इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि भारत में हुआ है। अर्थात कनाडा में जो यूनियन का निर्माण राज्यों के समझौते से नहीं हुआ है, जबकि अमेरिका में समझौते से हुआ है निर्माण, इसीलिए फेडरेशन है। अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना अपना संविधान है, जबकि कनाडा में भारत की तरह यूनियन और राज्यों का, यानी कि संघ और राज्यों का एक ही संविधान है। कनाडा में भारत की भांति संघ सरकार के पास ज़्यादा पावर है। जैसे भारत में देखा जाए केंद्र सरकार के पास अधिक पावर है, वैसे कनाडा में भी केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर है। वहाँ पर यानी कनाडा में जो राज्यों में गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक भारत की तरह है। और जिस प्रकार भारत में अविशिष्ट शक्तियाँ, जो भी मैंने समझाया था, यानी कि अविशिष्ट मुद्दे केंद्र सरकार के हाथों में होते हैं, उसी प्रकार कनाडा में भी अविशिष्ट मुद्दे केंद्र सरकार के हाथों में होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से कम, बल्कि कनाडा के संघीय व्यवस्था से ज़्यादा समानता रखती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारा जो यूनियन का स्ट्रक्चर है वो कनाडा के यूनियन के स्ट्रक्चर से ज़्यादा मैच करता है, अमेरिका से बिल्कुल नहीं। भारत और कनाडा की व्यवस्था यूनियन पर आधारित है, जबकि अमेरिका फेडरेशन है। तो अब तक मैंने अनुच्छेद 1 के माध्यम से बहुत सी बातों को बताया है, आप इनको ध्यान में रखेंगे। अब मेरा जो अगला लेक्चर होगा इसी का पार्ट 2 होगा, जिसमें मैं भाग 1 के अंतर्गत आए हुए अन्य अनुच्छेद और राज्यों से संबंधित जो भी कमेटियां बनी थी, राज्य कब बने, कैसे बने, उनकी चर्चा करूंगा। तो इस प्रकार मैंने भाग 1 बताया था। हाँ, अब आपके सामने ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपके सामने है। आपको अब तक बताए गए लेक्चर के आधार पर ये लिखना है मात्र 100 शब्दों में कि संघीय व्यवस्था में भारतीय संविधान कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ना कि अमेरिकी मॉडल पर। इसकी व्याख्या आप 100 शब्दों में देंगे। हालांकि आपने पढ़ा है तो काफ़ी आसान आपको अब लग जाएगा। उत्तर ज़रूर लिखिएगा। और संविधान के स्रोतों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं वो मैंने नहीं बताया, वो आपको आसानी से मिल जाएगा, मैंने बता दिया है, हर किताब में मिल जाएगा। और संविधान सभा की कमेटियों के बारे में पढ़ लीजिएगा, मैंने क्लास में इन सब का लेक्चर दिया था। यहाँ पर मैं केवल मुख्य मुद्दे क्या मतलब जो व्याख्यात्मक चीज़ें हैं उनकी चर्चा ज़्यादा करूँगा, समझाने पर विशेष ध्यान दूँगा। हाँ, बहुत सी मैंने वन-लाइनर बातें बताई हैं, मैंने उन वन-लाइनर को नहीं बताया है जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आप जानते होंगे, उसको आप कई बार पढ़ चुके होंगे। अब इसका अगला भाग मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।